आप पढ़ने जा रहे हैं जगदीश चंद्र द्वारा लिखित धरती धरना अपना उपन्यास। उपन्यास की शुरुआत लेखक के परिचय से होती है। धरती धरना अपना जगदीश चंद्र माथुर इसके रचनाकार हैं। परिचय में दिया हुआ है कि बचपन पंजाब में होशियारपुर के 2 गांव रलहन और घोड़ेवाहा में गुजरा। स्कूल के अक्षर कट गया है में छोटे कस्बे और कॉलेज की पढ़ाई के सिलसिले में जिला सदर मुकाम होशियारपुर और जालंधर में कस्बाई जनजीवन से इनका गहरा संपर्क हुआ। नौकरी की तलाश में दिल्ली आए तो वो कई वर्ष यहीं के होकर रह गए। साहित्यिक जीवन का आरंभ आज से कोई 50 वर्ष पूर्व उर्दू कहानी पुराने घर और पंजाबी नाटक उड़ीका के लेखन से पहला उपन्यास यादों का पहाड़ 1966 में प्रकाशित हुआ। प्रकाशन कुछ इस प्रकार है। यादों के पहाड़, कभी न छोड़े खेत, आधा पुल, मुट्ठी भर काकर, घास, गोदाम, धरती धरना अपना, नरक कुंड में बास और टुंडा लाट की वापसी तथा जमीन अपनी तो थी उपन्यास। ये सारे इनके उपन्यास हैं। पहली रपट कहानी संकलन है। नेता का जन्म इनका नाटक है। धरती धरना अपना रूसी, उर्दू, पंजाबी एवं जर्मन में तथा आधा पुल अंग्रेजी में अनुदित हुआ। कभी न छोड़े खेत के नाट्य रूपांतर का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल की ओर से दिल्ली में 1984 और 1985 में मंचन हुआ। सम्मान में इन्हें पंजाब सरकार के शिरोमणि साहित्यकार सम्मान हिंदी 1981 के अलावा कुछ और सरकारी व गैर सरकारी पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। आवरण इसका इमरोज है। यह उपन्यास इन्होंने सोम आनंद को, जिनके सहयोग ने मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया, सोम आनंद को इन्होंने समर्पित किया है। मेरी ओर से इन्होंने अपनी तरफ से कुछ बातें लिखी हुई हैं उपन्यास के संदर्भ में। मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दमन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। मेरी किशोरावस्था मेरे ननिहाल के गांव रलहन पंजाब में बीती। गांव का एक हरिजन परिवार मेरे नाना जी की जमीन जोतता था और इसी सिलसिले में मुझे उनकी बस्ती में जाना पड़ता था। हरिजनों की बस्ती में जाने पर कोई पाबंदी तो नहीं थी, परंतु कुछ मर्यादाएं थी, कुछ परंपराएं और सीमाएं थी, जिनमें बंधकर जरूर चलना पड़ता था। गांव का दौहित्र होने के कारण मुझसे इन मर्यादाओं का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। मेरा किशोर मन बंधनों की इस झीनी सी दीवार को तोड़कर हरिजनों की छोटी छोटी सीलन भरी अधीरी कोठरियों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए हरदम व्यग्र रहता था। लोगों की आंख बचाकर मैं उनमें गया और मन भरकर मैंने उन बंधनों को तोड़ा भी। गांव में चल रहे इस भेदभाव को देखकर मेरे किशोर मन में विद्रोह की ज्वालाएं भड़क उठी, परंतु इन्हें अभिव्यक्ति देने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। उपन्यास लिखने जैसी किसी चीज से तो मैं बिल्कुल ही परिचित नहीं था। इसी दौरान पढ़ाई और बाद में नौकरी के सिलसिले में मुझे शहर जाना पड़ा, परंतु वर्ष में एक आध बार छुट्टियों में मुझे अपने ननिहाल जाने का भी अवसर मिलता रहता। मैं हर साल यही देखता कि गांव में मर्यादाओं की सीमाएं टूटनी तो दूर रही, उनकी जकड़न दिनों दिन सख्त होती जा रही है। अर्थशास्त्र का छात्र होने के कारण मुझे इस सामाजिक दुरवस्था के पीछे छिपे आर्थिक कारणों का भी पता चलने लगा। मैं यह सब देखकर बहुत ही उद्विग्न होता था कि आर्थिक अभाव की चक्की में युग युगांतरों से पिस रहे हरिजन
अभी मध्यकालीन यातनाओं को भोग रहे हैं। जिस भूमि पर वे रहते हैं, जिस जमीन को वे जोतते हैं, यहाँ तक कि जिन छप्परों में वे रहते हैं, उनका भी कुछ भी उनका नहीं है। इन्हीं बातों को देखकर मेरा किशोर मन मेरे किशोर मन की वेदना सहसा अपने सभी बांध तोड़कर फूट निकली और मैंने उपेक्षित हरिजनों के जीवन का चित्रण करने का संकल्प कर लिया। प्रस्तुत उपन्यास लिखने का मूल प्रेरणा बिंदु यही है। अपने जातिगत संस्कारों तथा सामाजिक मान्यताओं की कठोर जकड़न के कारण मैं हरिजनों के जीवन की कटुताओं को स्वयं तो नहीं भोग सका, फिर भी मुझे अपने दुस्साहस के कारण उनके जीवन को बहुत निकट से देखने का अवसर अवश्य मिला है। मैंने सर्वथा निरपेक्ष रहकर भारतीय जीवन के इन कटे हुए संदर्भों का चित्रण किया है और कहीं भी अपना मत थोपने अथवा अपनी विचारधारा को लादने की चेष्टा नहीं की है। उपन्यास की शुरुआत इस प्रकार से होती है। काली जब गांव के निकट पहुंचा तो पौ फट चुकी थी। वह एक रुंड मुंड पेड़ के पास खड़ा होकर गांव की ओर